हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। ये स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस नई सीरीज में आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले 2 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है। तो इसी तरीके से बीच बीच में हम आपका सिलेबस और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ लेकर जो है चलते चलेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सिलेबस भी आपका बहुत जल्द अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 3 चैप्टर जो है आपके पार्ट 2 में बचे हैं और एक चैप्टर जो है पार्ट 1 में बचा है और एक टॉपिक जो है एक चैप्टर एक टॉपिक। तो यानी देखा जाए 4 और मैराथन क्लास की बारी है, तो 4 और मैराथन क्लास होगी तो आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सिलेबस और फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों सीरीज हम आपको साथ साथ प्रोवाइड करते चल रहे हैं। तो जितने भी बच्चे बेटा लाइव हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे विद आंसर के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी बच्चे थोड़ा पेशेंस बना के देखिएगा वीडियो को। और दूसरी बात यह है कि आपस में आप लोग बिल्कुल भी चैट मत कीजिएगा, ठीक है। पूरा फोकस जो है आपका इसी पर होना चाहिए, ठीक है। जो हम समझा रहे हैं पूरा फोकस यहीं पे रहेगा, तो इससे आपका भी फायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स देखते हैं तो थोड़ा सा ये इच्छा होती है कि मतलब आप लोगों के लिए मेहनत करना, क्या ही बताऊं मैं, मतलब मेहनत करने का मन नहीं करता। फिर आप लोगों के कमेंट्स देख, मतलब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से जो है क्लास लेकर आते हैं, इतनी मेहनत से जो है इस एक क्लास के पीछे ना बेटा बहुत मेहनत होती है। जितनी चीजें आपको दिखाई दे रहा, एक एक वर्ड टाइप करना, एक एक क्वेश्चन, फिर उसको क्रॉस चेक करना, सारी चीजें सही अगर तो इतना सब कुछ करने के बाद भी एक एक वर्ड जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक आ ही जाता है एक एक वर्ड में, तो वो पढ़ाते समय क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप बाद में समझोगे थोड़ा सा समय बीतने के बाद। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का ये पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वो भी ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे 5 अंक का क्वेश्चन है, 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए कहा क्या जा रहा, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, यानी अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओम के नियम का निगमन करना है। ओम के नियम का निगमन बेटा 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक तो नॉर्मली होता है और दूसरा अनुगमन वेग के आधार पर होता है। नॉर्मली कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, नोट्स में भी नॉर्मल प्रूफ ही है। तो आज देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर आप कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान से समझिएगा होता क्या। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले तो हमें बताना है कि अनुगमन वेग क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या चीज है, तो उसके बाद ही हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक है। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अनुगमन वेग को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए तो देखते हैं अनुगमन वेग की अगर हम बात करें तो अनुगमन वेग में होता क्या। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी चालक तार है, ठीक है, जैसे मान लिया हमारा ये चालक तार है, ठीक है, हमने ये एक चालक तार ले लिया AB, ठीक है। अब इस चालक तार के सिरों के बीच हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया यानी कि विभवांतर, और इस बैटरी का विभवांतर कितना है, मान लेते हैं B, ठीक। तो अब इस चालक तार AB जो है, इस चालक तार की लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, L है, कितनी है, L है। अब इस चालक तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये ई चालक तार के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। जब इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर नहीं लगा रहता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं, यानी इस प्रकार से गति करते हैं कि इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इनका औसत ऊष्मीय वेग जो है वो क्या होता है, शून्य होता है।
लेकिन जब हम इस चालक तार के सिरों के बीच बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने के कारण क्या होता है, चालक तार के हर एक बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। ठीक है, यानी कि चालक तार के अंदर उपस्थित हर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या आरोपित होता है, वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक वैद्युत बल लगता है। क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है और उस वैद्युत बल के कारण ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है, यानी कि इनको त्वरण मिलता है, यानी इनकी गति जो है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, इनकी गति जो है इंक्रीज करती है। लेकिन होता इसका उल्टा है, इनकी गति इस हिसाब से, इस सिद्धांत के अनुसार इंक्रीज तो करती है, लेकिन ये क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये चालक तार के अंदर उपस्थित धन आयनों से क्या होते हैं, बार बार टकराते रहते हैं और धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, ये खो देते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो बैटरी से इनको त्वरण मिला तो उस बैटरी के त्वरण के द्वारा ये ज्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सके, बल्कि क्या हुआ, चालक तार के लंबाई के अनुदिश एक लघु छोटा नियत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं और इसी लघु छोटे नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से। ठीक, आई बात समझ, क्लियर हुआ? फिर से एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, कॉपी पेन लेके नोट करो। जब हम किसी चालक तार के सिरों के बीच, ठीक है, बैटरी जोड़ देते हैं, यानी कि विद्युत या विभवांतर स्थापित करते हैं, जब हम किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक इस विभवांतर के कारण, ठीक है, इस विभवांतर के कारण चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। क्या लगता है, चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक तार के अंदर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल आरोपित होता है। ठीक है, एक वैद्युत बल आरोपित होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है या त्वरित गति प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तक ठीक। परंतु इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बल्कि क्या होते हैं, धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। ठीक है, अपनी ऊर्जा खो देते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा वेग ना प्राप्त करके चालक तार के लंबाई के अनुदिश एक छोटा लघु नियत वेग ही प्राप्त कर पाते हैं और इस लघु नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई? डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। चलिए लिख देते हैं, नहीं आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन वैसे भी लिखवाया ही, मैंने लिखवाया ही होगा। ठीक है, आप जब वन शॉट वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर भी डेफिनेशन जो है आई थिंक मैंने लिखवाया होगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया अनुगमन वेग। अब देखते हैं ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई? अनुगमन वेग आपको समझ में आ गया क्या है अनुगमन वेग? तो अब हेडिंग लगाइए ओम के नियम का निगमन। ठीक है, यहां पार्टीशन में कर दूं, अगली हेडिंग डालिए ओम के नियम का, ओम के नियम का निगमन। ठीक, चलिए इसको देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने मान लिया कि चालक तार जो हमने लिया उसकी लंबाई कितनी है, L है। फिगर यही है, उसके लिए भी माना चालक तार की लंबाई L है, ये इतनी चीज आप लिख लोगे। चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ जो प्रच्छेद है, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने मान लिया A। कितना मान लिया, A। ठीक है, अब चालक तार को किसी दूसरे नाम से आप डिनोट कर लो, ये PQ कर लो। ठीक है, PQ कर लो। ठीक, PQ। चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A। ठीक, और माना चालक तार के
अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, vd है। माना चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है तथा चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, कितनी है, स्मॉल n। चलो लिख दे रहा हूं, माना ठीक है, यही लिख दे रहा हूं, माना चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई L है, कितनी है, L है, तथा चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, ठीक है, A। ठीक, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और चालक तार के अंदर या चालक तार के एकांक आयतन, चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा इसका अनुगमन वेग vd है। ठीक है, तथा अनुगमन वेग vd है, कितना है, vd है। ठीक, तब धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध के आधार पर, ठीक है, तब चालक तार के अंदर, तब तार के अंदर प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, NEA VD, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। NEA VD ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, जहां E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, अब चालक तार के सिरों के बीच, ठीक है, चालक तार के सिरों के बीच ये जो विभवांतर लगा है, इस विभवांतर के कारण चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित होगा। कितना होगा, तो लिखते हैं, चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, जितना विभवांतर है बटे चालक तार की लंबाई, E बराबर V/L। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, या समीकरण 2 इसको बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, अब देखो, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, चालक तार के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, E बराबर VL, जिसके कारण चालक तार के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है, एक वैद्युत
बल का अनुभव करता है। ठीक है, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो बल F बराबर क्या होता है, ma, तो यहां से A बराबर क्या हो जाएगा, F अपान m, उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, F m, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, बोलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए F बराबर क्या होता है बेटा, QE होता है। वैद्युत बल कितना होता है, वैद्युत बल का अनुभव करते हैं और ये वैद्युत बल कितना होता है, F बराबर QE। ठीक है, सिंस F बराबर होता है आपका QE। ठीक है, और Q की जगह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन E, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू E। ठीक, तो अब ये हम मान रख देते हैं यहां से, तो ये इंप्लाइज करेगा A बराबर स्मॉल e अपान इंटू कैपिटल E अपान M। ठीक है, अब कैपिटल E का मान देखो, E बराबर क्या है, V अपान L, तो यहां से ये इंप्लाइज करेगा A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E V अपान L M, E V अपान L M। ये था समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, क्लियर, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए, अब असली कहानियां थोड़ा सा जो है, ठीक है, यहां तक बच्चे बहुत आसानी से कर ले जाते हैं, यहां तक बहुत आसानी से आप लोग आते हैं। इसके बाद जो थोड़ी सी मिस्टेक होती है वो यहां होती है। ठीक है, असली कहानी थोड़ी सी यहीं पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये इतना, हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस त्वरण से क्या हो जाएगा, एक्सिलरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस त्वरण के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी, और ये बढ़ने के बाद क्या होता है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं। ठीक है, तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं। ठीक है, टकराते रहते हैं, लगातार धन आयनों से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, किसी धन आयन से, जिसके कारण ये अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, खो देते हैं, जिसके कारण ये अपनी ऊर्जा लगातार खोते रहते हैं, भाई जब लगातार टकराएंगे तो खोते रहते हैं। ठीक है, लगातार खोते रहते हैं। ठीक है भाई, जब लगातार किसी चीज से टकराएंगे तो एनर्जी का लॉस होगा ही। ठीक है, लगातार खोते रहते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका वेग जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा इंक्रीज करता है। किधर इंक्रीज करता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, आई बात समझ में, आयनों से टकराते रहते हैं। ठीक है, और अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, जिसके कारण या आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते रहते हैं, ये चीज मत लिखो। ठीक है, ये चीज मत लिखो, एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस उतना ही लिखो जितना जरूरत है। जिसके कारण, ठीक है, इनका वेग, ठीक है, टकराते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनका वेग वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में
वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? हुआ क्या कि तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये लगातार क्या होते हैं? धन आयनों से टकराते हैं, लगातार धन आयनों से टकराते हैं, जिसके कारण धन आयन से टकराने के कारण इनकी जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। यदि दो क्रमागत धन आयनों के टक्कर में लगा समय कितना हो? टाउ हो। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सरांत काल। ठीक है, यदि दो क्रमागत धन आयनों के बीच टक्कर करने में लगा समय, यदि दो क्रमागत धन आयनों के टक्कर का समयांतराल टाउ हो तो, ठीक है, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लग रहा है अगर हम मान लें वो कितना है? टाउ है, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ की वृद्धि होगी, ए टाउ की वृद्धि होगी। कैसे ए टाउ की वृद्धि होगी? ध्यान से समझो। जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका प्रारंभिक वेग u है, उसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, उसको त्वरण a से क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। तो t समय बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? v बराबर क्या समीकरण जानते हैं? b u प्लस at, u प्लस at। यहां पे एक्सीलरेशन तो मिला, एक्सीलरेशन पहले ही मिल चुका a। ठीक है, और समय, जो समय मिल रहा वो कितना है? टाउ है। तब इलेक्ट्रॉन का वेग कितना बढ़ जाएगा? प्रारंभिक वेग u और प्लस a, तो त्वरण हो गया, और समय अंतराल कितना मिला? टाउ मिला। तो a टाउ, पहले वेग कितना था? u था, बढ़ा हुआ वेग कितना है? a टाउ। तो वही चीज है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो a टाउ बढ़ जाता है। इसको हम दूसरे कलर से कर दें जिससे ये क्लियर रहे। ठीक है, a टाउ, ए टाउ। ठीक है, आई बात समझ में? कितने की वृद्धि हो जाएगी? ए टाउ की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ? यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग, ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद उसकी फाइनल वेग कितनी हो जाएगी? u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 1। ध्यान से समझो, यही था ना PQ। ठीक है, हमने मान लिया इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसका ऊष्मीय वेग u1 है, ऊष्मीय वेग u1। कब? जब बैटरी नहीं लगी, जब बैटरी नहीं लगी, ये बैटरी जब नहीं लगी है तब इसका ऊष्मीय वेग, भाई इलेक्ट्रॉन तब भी मूव करेंगे। तो वही जिस गति से ये मूव कर रहा हमने मान लिया u1 है। अब जैसे ही इसके अंदर हमने क्या किया, इस चालक तार के सिरों के बीच जैसे ही हम बैटरी आरोपित करते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता? त्वरण मिलता। और वो त्वरण कितना मिलता? a मिलता। त्वरण कितना मिलता है? a। और अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में जो समय लगा वो टाउ है, यानी कि टाउ का मतलब टाइम। ठीक है, यहां समय से है, तो t समय बाद इसका वेग कितना हो जाएगा? v1 बराबर u1 और प्लस a t होता है, गति के समीकरण के हिसाब से t होता है, लेकिन यहां t का रोल कौन प्ले कर रहा है? टाउ। तो ये हो जाएगा a, तो u1 है तो v1 a टाउ 1। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई? तो a टाउ कैसे बढ़ा? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? चलिए, ठीक, चलिए, यदि किसी क्षण हम मान लेते हैं, यदि
किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तब वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने के कारण या वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग v1 बराबर u1 प्लस a टाउ 1 होगा, ठीक है, a टाउ 1 होगा। इसी प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन का इसी प्रकार, दूसरे इलेक्ट्रॉन का इसी प्रकार, तीसरे इलेक्ट्रॉन का इसी प्रकार, चौथे इलेक्ट्रॉन का इसी प्रकार, हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, औसत ऊष्मीय वेग होगा, ठीक है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग भी हमारा u2 प्लस a टाउ 2 कामा u3 प्लस a टाउ 3, ठीक है, इस प्रकार से अप टू सो ऑन होगा, ठीक है। और इन्हीं जो ये फाइनल वेग हो रहे हैं v1 v2 v3 ये सब, ठीक है, आपका u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3, इन्हीं का जो औसत होगा यही हमारा क्या होता है, इन्हीं का औसत वेग ही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। वेग इतना, और जिसका औसत वेग एक सेकंड, अब टू सो वन डॉट डॉट u1 प्लस a मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है, a टाउ n स्टार्टिंग में ही माना गया था। जिनका औसत वेग ही अनुगमन वेग है, ठीक है, जिनका औसत वेग ही अनुगमन वेग vd है। क्या है, अनुगमन वेग vd है। अतः अनुगमन वेग vd बराबर क्या हो जाएगा, vd बराबर क्या हो जाएगा, सबका औसत, यानी कि सबको जोड़ के कितने टोटल n है, n से भाग कर दो औसत के लिए, तो u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस अप टू सो ऑन u1 प्लस a टाउ n, ठीक है, a टाउ n, ठीक है। टोटल डिवाइडेड बाई n। तो अब इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, यानी u1 प्लस u2 प्लस अप टू सो ऑन un, इसको एक साथ कर सकते हैं, और प्लस a टाउ 1 a टाउ 2 प्लस अप टू सो ऑन a टाउ n, इसको एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अलग डिवाइड बाई n हो जाएगा, ये अलग डिवाइड बाई n हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो लिखा है a प्लस बी बटे n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई n प्लस b बाई n। इस फार्मूले के आधार पर इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग जो कि 0 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0। क्या है, इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, ये क्या है, इसमें से टाउ a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया तो हमें मिला टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू सो ऑन टाउ 1, ठीक है, बटे n। और ये टाउ यानी कि जो हमारे समांतराल है इनका औसत हमने मान लिया फाइनली कितना हो गया, a टाउ। कितना हो गया, a टाउ। तो vd बराबर क्या मिला हमको, a टाउ मिल गया। तो फाइनली हमको मिल गया अनुगमन वेग vd बराबर मिला a टाउ, ठीक है, अनुगमन वेग vd बराबर मिल गया a टाउ। ये समीकरण नंबर हो गया 3, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहां पे
छोटा हो जा भाई, नहीं होगा, कह रहा नहीं छोटे नहीं होंगे, तो ये छोटा नहीं होगा तो फिर कैसे लिखूंगा मैं। अच्छा चलो कोई नहीं, इतना जगह है, इतने जगह में मैं काम चला लूंगा, इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 0। तो फाइनली यहाँ पे हमको मिल गया VD बराबर मिला, BD बराबर A टाउ, VD बराबर मिल गया ये टाउ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई ज्यादा जगह तो बची नहीं, इतने जगह में काम चलाना होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इतने जगह में हम काम चला रहे हैं। चलो देखो ये हो गया। अब यहां पे टाउ का मान रख दो, किसका मान रखेंगे, टाउ, ठीक है। ए एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण। अब यहां पे पीछे देखिए, एक्सीलरेशन ए बराबर हमने कुछ निकाला था, ए बराबर कितना, ईबी अपान LM, तो यही ए का मान यहां रख देना, ठीक है। तो VD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन ए की जगह ई अपान LM और इंटू टाउ, यही चीज है ना, देखो। अच्छा नहीं, वी है, वी, सॉरी, वी अपान LM, ठीक है, और इंटू टाउ। अब ये अनुगमन वेग का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 है कहां, ये समीकरण 1, I बराबर NEABD, इसमें रख दो। तो अब ये, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था, I बराबर NEAVD की जगह ये मान रख दो, EV अपान LM और इंटू टाउ, LM इंटू टाउ, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां से देखो, B को रखो इस साइड, बाकी सबको भेज दो उस साइड। तो V को रखेंगे इस साइड, बाकी सबको भेजेंगे इस साइड। LM से क्या भाग है, तो इधर आएगा, LM से गुणा हो जाएगा, तो ILM नीचे, ILM नीचे क्या हो जाएगा, NEA, एक E यहां है, एक E यहां, तो हो गया E स्क्वायर। तो देखो ये हो गया NE स्क्वायर, और क्या बचा, A बचा, टाउ बचा। तो A बचा और ये टाउ बचा, इधर क्या बचा, V बचा। अब I के साथ यहां क्या है, गुणा है, इधर आएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो V बटे, देखो ये B बचा है, I यहां, I के साथ गुणा है, गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो B बटे I बराबर, इधर क्या बचा, ऊपर बचा ML, नीचे क्या बचा, NE स्क्वायर A, ठीक है, NE स्क्वायर A टाउ, ये चीज बचा, ये चीज बचा ना, बोलो क्लियर है यहां तक, यहां तक सबका क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, यही चीज बचा ना। अब ध्यान से समझो, ध्यान से यहां पे देखो बेटा, जो M है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। L क्या है, चालक तार की लंबाई है जो कि नहीं बदल रहा है। N क्या है, चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि नहीं बदलना है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो कि नहीं बदलेगा। A क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद का क्षेत्रफल है जो कि नहीं बदलेगा। टाउ क्या है, श्रांतिकाल है जो कि नहीं बदलेगा। तो यानी ये सारी चीजें क्या हो गई बेटा, हमारी कांस्टेंट हो गई। ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यानी B अपान I बराबर क्या आ गया, नियतांक आ गया। क्या आ गया, नियतांक आ गया, ठीक है। यानी ये कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि शुरुआत में ही आपसे जो है कहा गया है कि अगर हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो परिवर्तन इन सब में, यानी कि लंबाई और मोटाई उसकी बदलनी नहीं है। तो इस प्रकार से ये नियतांक आ गया, और यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ओम का नियम, ठीक है। यही जो है ओम का नियम है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए एक बार वापस से समझा देते हैं, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा एक बार वापस से समझा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, देख लीजिए। जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी लोग बेटा शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर लीजिए। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट की स्मार्ट क्लास नोट्स हो या कोई भी नोट्स हो, हर एक नोट्स आपको ऐप के अंदर मिल जाया करेगी, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। और जिसकी प्राइस जो है वो 799 है, और अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो 100 रुपया आपका कम हो जाएगा, ठीक है। 100
100 रुपए की छूट, ठीक है। 100 रुपए की छूट के लिए आप कूपन कोड यूज कीजिएगा संजीव सर। ये कोड जैसे ही आप यूज करोगे आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 100 रुपए आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी फाइनली ये आपको पड़ जाएगा 699 में, और 699 रुपए में अगर आपका रिजल्ट बेहतर हो रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। और देखा जाए तो ये प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल के ये बच्चे हैं जो हमारे बैच से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका नाम, रोल नंबर, इनके फोटो, इनके डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप इनका नाम, रोल नंबर सब कुछ जो है डालकर गूगल में आप चेक भी कर सकते हैं। कुछ इसमें 10th के हैं, कुछ 12th के हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कहीं पेमेंट करने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझिए जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है ओम के नियम में। सबसे पहले हमने क्या बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का प्रच्छेद वगैरह सब कुछ क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम क्या किए, चालक तार के सिरों के बीच जब हम विभवांतर स्थापित करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो इस विभवांतर स्थापित करने के साथ साथ चालक तार के प्रत्येक सिरों पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक तार के अंदर उपस्थित हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता, अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता, ठीक है। जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, त्वरण मिलता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, धन आयनों से टकराते हैं। और धन आयनों से टकराने के पश्चात इनका जो वेग है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता, थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे ये बैटरी के द्वारा इनको ज्यादा वेग नहीं प्राप्त हो पाता, बल्कि चालक तार की लंबाई की दिशा में लघु नियत वेग ही प्राप्त हो पाता है, जिसे अनुगमन वेग Vd कहते हैं, ठीक। ये हो गई अनुगमन वेग की बात। ओम के नियम का निगमन की बात कर रहे हैं। हमने मान लिया ये चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल यानी जो मोटाई है, मोटाई का क्षेत्रफल कितना है, a है, लंबाई L है, और इसके एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तब इसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर जो संबंध है I बराबर NEA Vd हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चालक तार के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। कितना, क्यों वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि विभवांतर स्थापित किए हैं, तो विभवांतर स्थापित करने के कारण इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा चालक तार के सिरों के बीच, ठीक है। और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगेगा। और वैद्युत बल कितना लगेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो बल बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ई, यानी कि Q इंटू ई, और Q का मान यहाँ क्या है, E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा, QE, इतना बल लगेगा। और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को प्राप्त त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, F/m, जहां M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहां से भैया हम क्या किए, E, ठीक है, E का मान रख लिया गया, तो ये A बराबर F/m, F का मान रखा गया, F की जगह E, ठीक है। और फिर कैपिटल E का मान रखा गया, कैपिटल E का मान कितना होगा, V/L, ये मिल गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने मान लिया कि बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो वेग में वृद्धि है वो कितनी है, a टाउ है। कितनी वृद्धि है, a टाउ है, ठीक है। और बैटरी जब नहीं लगी थी तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का u1, तो पहले फिर बैटरी लगने के बाद उसका जो वेग हो जाएगा, बढ़ा हुआ वेग कितना हो जाएगा, u1 प्लस कितना वृद्धि हो रहा, a टाउ। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा a टाउ 1। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा u2 प्लस a टाउ 2, u2 प्रारंभिक वेग और a टाउ 2 बढ़ा हुआ वेग। इसी प्रकार तीसरे इलेक्ट्रॉन का, इसी प्रकार nवें इलेक्ट्रॉन का, सबका जो बढ़ा हुआ वेग निकल गया, ठीक है। और ये जो बढ़े हुए वेग हैं, इन्हीं सबका औसत ही क्या है, अनुगमन वेग है। तो हमने क्या निकाल लिया, इनका औसत, यानी सबको जोड़ा, कितने हैं टोटल, n है, n से कर दिया भाग, तो अब यहां पे a टाउ प्रारंभिक वेग बटे n, प्रारंभिक वेग का औसत शून्य होता है, प्रारंभिक वेग का औसत क्या होता है, शून्य होता है, और ये बढ़ा हुआ वेग, ठीक है, बटे n। तो बढ़े हुए वेग में से हमने क्या एक्सेलरेशन को बाहर लिया, तो ये हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2, सबका औसत हमने मान लिया टाउ, तो ये मिल गया हमको फाइनली Vd बराबर अनुगमन वेग Vd बराबर मिल गया a टाउ, ठीक है। अब यहां पे हम
किसका मान रख दें, एक्सेलरेशन ए का जो मान निकाले थे वो ए का मान यहाँ पे लाके रख दिए। तो जब ए का मान हम रखेंगे तो वीडी बराबर ये चीज हमको मिल जाएगा। अब यही बीडी का मान उठा के समीकरण नंबर एक जो कि था टाउ बराबर आई बराबर NEA वीडी, बीडी की जगह पे ये इतना हमने मान रख दिया। ठीक है, मान रखने के बाद हमें विभवांतर और धारा का अनुपात चाहिए, तो B बटे आई को एक साथ रखा, बाकी सबको पक्षांतर करके दूसरी साइड कर दिया। तो V बटे आई एक साथ हो गए और पक्षांतर करके सबको हमने एक साइड कर लिया। इस साइड वाले जो जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जो कि नहीं बदलने वाली है। ठीक है, जब जो चीजें नहीं बदलती हैं तो उसी को तो हम नियतांक बोलते हैं, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट और यही क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, अब आगे बात समझ में प्रॉपर ढंग से, चलिए आगे देखते हैं। और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनका परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। इन सभी क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है और जैसा कि आपने देखा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको जो वन शॉट मैंने कराया है, विद्युत धारा का वन शॉट हमने आपको करवा दिया। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क है, ये आप अच्छे से करेंगे, तैयार करेंगे। नेक्स्ट, वैद्युत परिपथ, ये व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु भी आपके लिए बेटा होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें करवाया है मैंने वन शॉट के अंदर। ठीक है, जितने भी बच्चे वन शॉट अभी तक नहीं देखे हैं वैद्युत धारा का, तो सबसे पहले वन शॉट देख के ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। विभवमापी का सिद्धांत बनाइए, ये वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है, ये क्वेश्चन भी करवाया गया है वन शॉट में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। अगला देखो, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व अनुगमन वेग, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि हमें I बराबर NEA VD, ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो गया और यहीं पे धारा घनत्व पूछा है, तो I/A। ठीक है, इसमें A से भाग कर दोगे तो ये धारा घनत्व का संबंध आ जाएगा, J बराबर I/A या J बराबर क्या हो जाएगा, NE VD, NE, क्योंकि A से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूफ करना है और आप उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमने आपको दिखा दिए। और जितने भी बच्चे बेटा अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।